डॉक्टरों को भगवान जितना दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है कि जब किसी इंसान की जान जा रही हो तो हम दो ही लोगों के आसरे बैठे होते हैं। पहला होता है ईश्वर और दूसरा होता है डॉक्टर। डॉक्टर को हम एक जन्मदाता के रूप में भी जानते हैं कि वो मौत से व्यक्ति को बाहर लाने वाला होता है। इसलिए हमेशा से डॉक्टरों को भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर वही भगवान लोगों के विश्वास के साथ खेल जाए और वही लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दे तो ऐसे भगवान को आप क्या कहेंगे। यहाँ भी कहानी एक ऐसे ही डॉक्टर की है जो अपनी डॉक्टरी के चलते इंसानों की किडनियाँ निकालता था और निकाल कर उन्हें बेच दिया करता था। जिस डॉक्टर पर हम लोग आंखें मूंद कर यकीन करते हैं, वही डॉक्टर अगर आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करे तो आप उस डॉक्टर को किसका नाम देंगे। सारी कहानी इसी चीज़ पर शुरू होती है। और जब ये खबर एक हॉस्पिटल होता है, क्लिनिक होता है, वहाँ से जब अखबारों के माध्यम से सबके पास आती है तो लोग चौंक जाते हैं कि एक तरफ तो जहां भगवान का दर्जा डॉक्टरों को मिल रहा है, वहीं पर डॉक्टर इतना बड़ा हैवानियत भरा कार्य करें कि लोगों की किडनियां निकालकर चंद रुपयों के लिए उन्हें बेच दें, तो उन डॉक्टरों पर आप क्या कहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है जयपुर। और जयपुर में ही 18 जनवरी 2004 की ये बात रही होगी। एक व्यक्ति हैं जो अपना सामान लाने के लिए एक जंक्शन पर खड़े होकर के किसी कार को बुक करने की सोच रहे हैं। उन्हें शायद कहीं जाना है, वो वहाँ के लिए कोई गाड़ी बुक करना चाहते हैं। तभी उनकी नज़र बहुत सारे लोगों पर पड़ती है। बहुत सारे ड्राइवर उनके पास आते हैं कि साहब चलना है क्या, साहब चलें क्या, हम ले चले। तभी एक टाटा सूमो पर उस व्यक्ति की नज़र पड़ती है। वो व्यक्ति टाटा सूमो वाले के पास जाता है और जाकर कहता है कि भाई मुझे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जाना है, क्या तुम चलोगे। अब दोनों के बीच पैसों के लिए बातचीत होती है तो वो व्यक्ति जो होता है वो बोलता है कि साहब ना ज़्यादा ना कम, मैं पूरे 2100 रुपये लूँगा, चलना है तो बताओ वरना छोड़ो। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे हापुड़ तक जाना है, मेरी बीवी बच्चे और कुछ सामान है वो लेकर वापस आ जाना है, यानी आना और जाना दोनों ही एक साथ करने हैं। वो बोलता है ठीक है। अब जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का नाम होता है चांद खां। जो चांद खां होते हैं, जैसे ही गाड़ी बुक होती है वो अपने ही एक भाई को जिसका नाम होता है सराफत अली, वो उसे आवाज़ देता है। सराफत अली को आवाज़ देकर कहता है कि भाई गाड़ी बुक हो गई है उत्तर प्रदेश के हापुड़ के लिए, हमें वहाँ निकलना है। अब जो व्यक्ति है वो कहता है कि भाई मुझे सामान लाना है, मेरे बीवी बच्चे आएंगे, बात एक व्यक्ति की हुई थी, तुम तो साथ में दो दो जा रहे हो। तो वो कहता है कि साहब बुरा मानो या भला, लेकिन हम तो दो ही व्यक्ति जाएंगे। बहुत समय से ऐसे ही लोग गाड़ियां कर कर ले जाते हैं और जगह जगह गाड़ियां गायब हो जाती हैं। ज़्यादातर सूमो गाड़ियों को ही शिकार बनाया जाता है। अब तक बहुत सारी गाड़ियां अलवर, भिवाड़ी आदि जगह से गायब हो चुकी हैं। अब थोड़ी बहुत जिद बहस होती है और आखिर में वो व्यक्ति मान जाता है। अब ये दोनों भाई चांद खान और सराफत अली खान उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति की पहचान पूछी जाती है तो व्यक्ति अपना नाम बताता है महेश खंडेलवाल और जाना है उत्तर प्रदेश के हापुड़ा में। अब ये व्यक्ति यहाँ से निकल जाते हैं। निकल करके 2-3 घंटे का सफ़र तय किया होगा। सफ़र तय करने के बाद रास्ते में एक जगह खाने पीने के लिए रुकते हैं। वहीं पर एक एसटीडी बूथ होता है। वहाँ से वो अपने जो सराफत अली खान है वो अपने पिता को फ़ोन करता है, जिनके पिता का नाम होता है गफ्फार खां। वो गफ्फार खां को फ़ोन करते हैं कि अब्बू हम अच्छे से दौसा के करीबन पहुंच गए हैं यहाँ पर और हम थोड़ी देर में ही आगे पहुंच जाएंगे और आप घबराना नहीं, हमारे साथ जो साहब हैं वो बहुत अच्छे और बहुत नेक हैं,
अच्छे साहब के साथ आए, उन्होंने हमें खिलाया पिलाया है, हमसे अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, आप हमारी फ़िक्र बिल्कुल ना करना, हम समय से उनका सामान लेकर के वापस आ जाएंगे। जो गफ्फार खां हैं वो बोलते हैं ठीक है, अच्छे व्यक्ति के साथ हो, मुझे कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम से दोनों भाई जाना और समय से लौट आना। अब वो कह देते हैं और फ़ोन कट हो जाता है। अब फ़ोन कट हो जाता है लेकिन पूरी रात बीत जाती है, गफ्फार खां घर पे फ़ोन करते हैं लेकिन उनका कोई पता नहीं। एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन गफ्फार खां घर पे फ़ोन करते हैं, तब भी शराफ़त अली और चाँद खां वापस नहीं आए हुए होते। अब जो गफ्फार खां हैं वो वहीं के जयपुर के एक जगह पर, जहाँ पर बसों का कार्य हुआ करता था, उसी में कार्य किया करते थे। लेकिन अब वो परेशान हो जाते हैं और घर आते हैं, और घर आकर के जब पता किया जाता है तो दोनों बेटे अब तक नहीं आए थे। अब दूसरा दिन आ गया था। अब जो गफ्फार खां हैं वो परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर जयपुर के थाने पहुंच जाते हैं। जयपुर के थाने पहुंचने के बाद वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे कहते हैं कि साहब, मेरा बेटे चांद खां और शराफत अली खां दोनों रात को सोमो गाड़ी से एक सवारी के साथ गए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं आए हैं। उनकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर दर्ज करके लिख ली जाती है। ये कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं था, ऐसे मामले बहुत सारे दर्ज हो रहे थे जिसमें सोमो गाड़ियों को हायर किया जाता था, ले जाया जाता था और गाड़ियां गायब हो जाती थी। ऐसे मामले बहुत सारे कागज़ों में दर्ज थे जहां पर गाड़ियां ज़्यादातर गायब हो रही थी। पुलिस ने पहले भी ऐसे मामलों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, ये मामला भी ऐसे ही हो जाता। लेकिन जो गफ्फार खां हैं वो इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और रोज़ जा कर के थाने के आगे बैठ जाते हैं, एक तरह से धरना दे देते हैं और कहते हैं कैसे भी करो, कुछ भी करो और मेरे बेटे को ढूंढ दो। अब जो वहाँ के पुलिस वाले होते हैं वो उसकी शिकायत जीआरपी थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, क्योंकि मामला जंक्शन का था। जीआरपी थाने में जब ये एफआईआर दर्ज होती है, अगस्त को एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जब ये एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अब उनकी तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये तफ्तीश शुरू करते हैं तो अब कोई भी क्लू नहीं था उन दोनों को ढूंढने का। एक क्लू बचता था, एक एसटीडी नंबर का। गफ्फार खां से एसटीडी का बूथ नंबर लिया जाता है, लेकिन जब एसटीडी बूथ की लोकेशन निकलवाई जाती है तो वो जगह आती है उत्तर प्रदेश के कासमपुर की। उस जगह पुलिस पहुंच जाती है और आसपास के लोगों से, वहाँ पर एक ही एसटीडी बूथ होता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं होता। वहाँ पर जब पूछताछ की जाती है, हुलिया बताया जाता है, तो एक महिला बैठी होती है। वो कहती है कि जी साहब, यहाँ पर 3 व्यक्ति थे जो गाड़ी में आए थे, उन्होंने यहाँ से फ़ोन किया था, मैंने कुछ बातें सुनी थी और कुछ नहीं सुनी, वो बता देती है। तो वो कहते हैं कि और तुमने कुछ सुना या ऐसा जो तुम हमें बता सको? तो वो कहते हैं कि हाँ, उनके साथ एक व्यक्ति था जिसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी मतलब वो जाना माना चेहरा है, जिस व्यक्ति को हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम उस व्यक्ति के बारे में क्या बता सकती हो? तो वो कहती है कि उस व्यक्ति ने भी किसी को फ़ोन किया था। अब दोनों कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। जो शराफत अली खान है उन्होंने फ़ोन किया था गफ्फार खां को, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नाम महेश खंडेलवाल लिखवाया था, उन्होंने फ़ोन किया था अलीगढ़ के रहने वाले थे 2 व्यक्ति, जिनमें से एक का नाम था उदयवीर और दूसरे का नाम था राजू उर्फ रज़िया। अब इन दोनों की पूछताछ की जाती है, पता किया जाता है, तो पता चलता है कि ये अलीगढ़ के किसी जगह के रहने वाले हैं। अब यहीं से तफ्तीश शुरू होती है, लेकिन इन दोनों तक पहुंचने में भी पुलिस को तकरीबन 1 महीना लग जाता है। 1 महीने बाद जब ये पुलिस उदयवीर और राजू के पास पहुंचती है तो जा कर के इनसे छानबीन करती है, पूछताछ करती है। तो वो कहते हैं कि साहब, कैसी बात कर रहे हो? जिस व्यक्ति ने हमें फ़ोन किया था वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो कब से जेल में है।
अब वो पुलिस वाले सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हमें लीड गलत मिली है या हम गलत एंगल से जांच कर रहे हैं। लेकिन मामला तफ्तीश का था तो मामले की जांच तो बनती थी। इसी के साथ वो पहुंच जाते हैं जेल में, जहां जाकर देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहे थे, दरअसल उस व्यक्ति का नाम महेश खंडेलवाल नहीं बल्कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा होता है और वो वाकई में जेल में बंद है। अब देवेंद्र शर्मा से जब इस बारे में पूछताछ की जाती है तो वो रोने लगता है और रो रो कर कहने लगता है कि साहब, मुझे वापस से फंसाया जा रहा है, मुझे पहले भी झूठे केस में फंसाया गया है और अब मुझे फिर से फंसाया जा रहा है। आप खुद देखें कि मैं तो जेल में बंद हूँ, मैं ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकता, ऐसा हो कैसे सकता है। पुलिस वाले भी एक बार को सोचते हैं कि सही कह रहा है, ये व्यक्ति जेल के अंदर है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा किसने किया, तो वो अलीगढ़ के ही 2 व्यक्तियों के नाम बताता है। पुलिस जाती है, उन दोनों व्यक्तियों को उठाती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो कहते हैं कि साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। लेकिन पुलिस कुछ नहीं सुनती, दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। दोनों को हिरासत में लेने के बाद भी वो दोनों व्यक्ति बार बार बोल रहे होते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं, हमारी बात सुनो, केस की दोबारा तफ्तीश करो। इसी के रहते वो बार बार अपने आला अधिकारियों को चिट्ठियां लिखते रहते हैं कि इस पर जांच की जाए, हम बेकसूर हैं। इसी बीच एक जगह थी, कासगंज की एक नहर है जिसको गंग नहर और हाजीपुर नहर भी कहा जाता है, हाजरा की नहर। तो वो जो गंग नहर है, वहाँ पर ही 2 लाशें मिलती हैं। लाशों की हालत थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन जब वो लाश मिलती है तो पुलिस अपने कब्जे में लेती है। पुलिस उसका पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम में कराने के बाद पता चलता है कि उनकी किडनियाँ गायब हैं। शायद जंगली जानवरों ने खा ली या कुछ भी था, पूरा पता नहीं चल पाता। लेकिन उनके लिए कागज़ों में, अखबारों में छाप दिया जाता है। आसपास देखा जाता है कि कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन कोई भी जब वहाँ पहुँच नहीं पाता, तो पुलिस के नियमों के अनुसार 72 घंटे बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उनके साथ से कुछ सामान बरामद होता है, जिसमें कंबल होता है और एक घड़ी होती है और कुछ फोटोज़ खींच के रख लिए जाते हैं। जब ये बात गफ्फार खां तक पहुँचती है तो गफ्फार खां वहीं उसी थाने में पहुँचते हैं और जा कर के जब तफ्तीश करते हैं तो अब लाश तो बची नहीं थी। बची थी तो कुछ तस्वीरें और एक कंबल और एक घड़ी। वो देख कर के तुरंत पहचान जाते हैं कि हाँ, ये दोनों उसी के बेटों की चीज़ें हैं। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है कि घर के 2 जवान बेटे कहीं इस तरह से किसी ने उनका कत्ल कर दिया और वो मर गए। लेकिन अब जो पुलिस है वो इत्मीनान से थी कि शायद हमने जिन 2 व्यक्तियों को पकड़ा है, असली कातिल वही है। लेकिन वो व्यक्ति अब भी बार बार कह रहे थे कि साहब, हम कातिल नहीं हैं, हम कातिल नहीं हैं, और वो बार बार चिट्ठियां लिखते जा रहे थे। आखिर में जो डीआईजी हरिश्चंद्र मीना होते हैं, वो उनके पास जब वो चिट्ठी पहुंचती है, अब बार बार दरखास्त आ रही है, कोई व्यक्ति इतना कह रहा है, तो वो सोचते हैं कि शायद मामला कुछ गंभीर है, एक बार तो इस मामले पे तफ्तीश करनी पड़ेगी। अब दोबारा से जीआरपी थाने के इंचार्ज को ये केस सौंपा जाता है और कहा जाता है कि दोबारा से तफ्तीश करो, आखिर ये पूरा मामला क्या है। अब तफ्तीश दोबारा से शुरू होती है पूरी की पूरी घटना से, कि जहाँ जहाँ जो जो सोमो गाड़ी गायब हुई थी, दिल्ली में, भिवाड़ी में, अलवर में, रेवाड़ी में, जितनी भी जगह से सोमो गाड़ियां गायब हुई थी, उन जगह जाकर तफ्तीश की जाती है। जिन लोगों की, लगभग 27 लोगों की रिपोर्ट दर्ज होती है, उन 27 लोगों से जाकर पूछताछ की जाती है। तो उनका जो हुलिया होता है, उस व्यक्ति का जब बनवाया जाता है, स्केच तैयार करवाया जाता है, तो जब वो स्केच पूरा बन के तैयार हो जाता है तो पुलिस देखकर चौंक जाती है। चौंकने वाली बात भी थी, क्योंकि जो स्केच तैयार हुआ था, दरअसल वो उसी व्यक्ति का था जो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा बता रहा था और जो जेल के अंदर था। अब पुलिस सीधा वहां पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद देवेंद्र शर्मा को
कस्टडी में लेकर, वो जेल में तो था लेकिन उसे बिठाया जाता है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। अब बारी आती है उदयवीर उर्फ राजू और रजिया की। उनको उठा करके लाया जाता है और ला करके उनसे मारपीट की जाती है और जब उनसे पूछताछ शुरू होती है तब ऐसा खुलासा होता है, ऐसा खुलासा होता है कि लोगों की सोच कर रूह कांप जाती है कि ऐसे दरिंदे भी दुनिया में हो सकते हैं जिन्हें जरा भी डर नहीं लगा, जरा भी खौफ नहीं आया और ऐसी दरिंदगी को अंजाम देने के बाद भी आज तक उनके चेहरे पर शर्मिंदगी की एक सिकन तक नहीं है। दरअसल वो बताना शुरू करते हैं कि जो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है वो कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। मैंने बिहार प्रदेश के सिवान से BSSS की डिग्री ली है, यानी आयुर्वेद से डॉक्टरी की है और मैं अपनी डॉक्टरी के धंधे से बड़ा खुश था। मैंने बहुत पैसे कमाए, बहुत नाम कमाया। तकरीबन जब मैं अच्छी स्थिति में हो गया तो लगभग 1994 की बात रही होगी, मेरे मन में आया कि मैं अपना एक पेट्रोल पंप डालूं। लेकिन पेट्रोल पंप डालने के लिए जो कुछ सूत्र होते हैं, ऐसे ही एक गिरोह के मैं झांसे में आ गया। जो फेक लोग थे जिन्होंने मुझसे 11 लाख रुपए ऐंठ लिए, ठगी कर ली। मुझे कहा कि हम तुम्हें पेट्रोल पंप बना की जो लाइसेंस है वो दिलाएंगे, तुम्हारा पेट्रोल पंप तैयार करवा देंगे और उन्होंने मुझसे 11 लाख की ठगी कर ली। जब उन्होंने मुझसे 11 लाख की मेरे जीवन भर की कमाई ठगी कर ली तो मैं सड़क पर आ गया। अब मेरे पास कोई ऐसा चारा नहीं था, जो मैं क्या करता। तो मैंने अलीगढ़ का ही एक इलाका लगता है छर्रा, वहाँ पर एक गैस एजेंसी खोल ली। अब बाहर से मैं सिलेंडर थोड़े दामों में लाता था और महंगे दामों में बेच देता था। धंधा धीरे धीरे चलने लगता है। इसी बीच 2 चोर होते हैं जिनमें से एक उदयवीर और दूसरा होता है राजू उर्फ रजिया। ये 2 लोग मिलते हैं। पता चलता है कि ये लोग सिलेंडर चुराया करते थे और बेच दिया करते थे। वो ला करके बेचा करते थे देवेंद्र शर्मा को। अब ये लोग सोचते हैं क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए, क्योंकि जो ये सिलेंडर लाते थे उनमें भी लागत लगती थी और ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। तो इनके दिमाग में प्लान आता है क्यों ना जब पूरी की पूरी सिलेंडर का ट्रक आए उसे लूट लिया जाए। अब ये ऐसा ही करते हैं। ये लगभग पहला वाकया रहा होगा 2002 का। ये एक ट्रक लूटते हैं। ट्रक लूटने के बाद ट्रक ड्राइवर की जो किडनी होती है उसे निकाल लेते हैं। उससे लगभग 5 से 7 लाख रुपए में लगभग बेच देते हैं उस ज़माने में। फिर उसकी लाश को वहीं की जो गंग नहर है, वहाँ पर कासगंज की एक गंग नहर है, उसी में फेंक देते हैं और जो ट्रक होता है उसे सोतीगंज मेरठ में काटने के लिए भेज देते हैं, कटवा देते हैं। अब इससे इन्हें बहुत बड़ा मुनाफा होता है। मुनाफा, ट्रक के पैसे मिले, सिलेंडर पूरा का पूरा मिल गया, किडनी बेच दी। अब इनकी पो 12 हो जाती है और ये सोचते हैं कि ऐसे तो हम जल्दी ही लखपति से करोड़पति बन जाएंगे। अब ये सिलसिला इनका चल निकलता है। अब ये ऐसे ही करते करते पता नहीं कितने ही कत्ल कर देते हैं, लोगों को मारते हैं, उनकी किडनियां निकालते हैं और नहर में उन्हें फेंक देते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। कि ये जो व्यक्ति है, ये जब इसने चांद खां और शराफत अली खां का कत्ल किया तो अगर गफ्फार खान ने ये गुजारिश ना की होती, पुलिस के पीछे ना पड़ा होता तो ये व्यक्ति नहीं मिलता। जब उनकी लाश मिली और दोनों व्यक्तियों को, अलग व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, तभी जो ये व्यक्ति था ये गैस एजेंसी के किसी घपलेबाजी के अंदर आकर इसे गिरफ्तार कर लिया गया था और ये जेल में था। जब उदयवीर से पूछा गया था तो इन्होंने कहा था कि वो व्यक्ति जेल में है। लेकिन इसी बीच में जब ये व्यक्ति जेल में था तो जेल एक सुधार गृह होता है। सुधार गृह में जब ये व्यक्ति था तो इसका आचरण इतना अच्छा था कि पुलिस वालों को भी लगता था कि इस व्यक्ति ने शायद कोई जुर्म नहीं किया। तो ये वहीं के जो सुप्रीडेंट होते हैं उनसे कहते हैं कि साहब मैं पैरोल पर कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। इसका व्यवहार इतना अच्छा था कि इसे पैरोल मिल जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए, यानी इससे
28 जनवरी 2020 को इसकी पैरोल स्वीकार की जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए, यानी इसे 16 फरवरी 2020 को वापस आना था। लेकिन ये व्यक्ति सीधा बिहार जाता है, जहाँ से इसने डिग्री ली थी। वहाँ से ये दिल्ली जाता है और दिल्ली से सीधा अलीगढ़ की तरफ, जहाँ का ये मूल निवासी था। वहीं से जब ये आ रहा होता है तो एक लड़की होती है जो विडो हो चुकी होती है, इससे काफ़ी छोटी उम्र की होती है। ये उससे मिलता है, इससे दोस्ती होती है और उससे ये शादी रचा लेता है। शादी करके ये दिल्ली में ही एक जगह पर रहने लग जाता है और कुछ समय बाद ही एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, एक नर्सिंग होम की, जहाँ पर उसमें लिखा था कि ये व्यक्ति, ये डॉक्टर लोगों की किडनियाँ निकालता है और किडनियाँ निकाल कर के बेच देता है। जब ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती है, इधर से उधर ये फ़ोटोज़ पहुँचती है, तभी एक दिल्ली का व्यक्ति होता है, वो बताता है कि ऐसी ही शक्ल का एक व्यक्ति यहाँ पर देखा गया है, जो अपनी से एक छोटी उम्र की लड़की के साथ रह रहा है। शायद हो ना हो ये वही व्यक्ति है। पुलिस वहां जाती है और 29 जुलाई 2020 को देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि अगर पुलिस ने पहले ही सख्त कार्रवाई की होती तो शायद और लोगों की जान बच जाती, क्योंकि इन लोगों ने खुद स्वीकार किया कि 50 से 60 लोगों का कत्ल करके इन्होंने उस नहर में फेंक दिया था, जहां पर बहुत सारे तादाद में मगरमच्छ हुआ करते थे और लोगों की लाशों को वो खा जाते थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जो चांद खां और शराफत अली खान थे, उनकी लाश को मगरमच्छों ने नहीं खाया, या तैरते हुए वो जैसे तैसे किनारे पर पहुंच गई और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। वरना शायद चांद खां और शराफत अली खां की लाश भी और लोगों की तरह मिलती ही नहीं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।